Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों पर और विशेष रूप से सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत पर। दोस्तों, यह टॉपिक BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें असाइनमेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, बस आपको इतना सा काम करना है, मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आप अच्छे से असाइनमेंट बना सकें। तो आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, डिस्प्ले पर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर मेंशन किया गया है या दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आइए हम उस पर एक बार अच्छे से नज़र डालते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र के सहभागी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसका हमें विस्तार से वर्णन करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस क्वेश्चन पर असाइनमेंट तैयार करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को सही तरीके से समझने के बाद अब हम इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है। दोस्तों, मैंने डिस्प्ले पर एक डायग्राम मेंशन किया है जिसके अंतर्गत एक आंसर लिखने का क्या फ्रेमवर्क या पैटर्न होना चाहिए वो मैंने मेंशन किया है, जिसमें आपको 6 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 2 मीनिंग ऑफ कंसेप्ट, पॉइंट नंबर 3 डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट और पॉइंट नंबर 4 थ्योरीज ऑफ कंसेप्ट और पॉइंट नंबर 5 जो हमारा मेन पार्ट है जो पूछा गया हमारे क्वेश्चन के अंदर, और एट लास्ट पॉइंट नंबर 6 कंक्लूजन, यानी उस क्वेश्चन का अंत क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क या पैटर्न समझने के बाद अब हम इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न बताया उसके अंतर्गत जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन अर्थात लोकतंत्र क्या है, पॉइंट नंबर 2 लोकतंत्र का क्या अर्थ है, पॉइंट नंबर 3 विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकतंत्र के बारे में क्या विचार दिए गए हैं या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। यदि आपको इन तीनों पॉइंट्स को समझना है तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करके उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम पॉइंट नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत। दोस्तों, जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। लोकतंत्र के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र के विकास के बारे में अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। यदि हमें लोकतंत्र को व्यापक रूप से समझना है तो हमें इसके विभिन्न सिद्धांतों को विस्तार से समझना होगा, तभी हम लोकतंत्र को सही तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले पर दर्शाया गया है लोकतंत्र के सिद्धांत और एक डायग्राम बनाया गया है, और इस डायग्राम के अंदर आपको दर्शाया गया है कि लोकतंत्र के कौन कौन से मुख्य सिद्धांत होते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, जिसके 3 पार्ट्स दर्शाए गए हैं। नंबर 1 पुरातन उदारवादी सिद्धांत, नंबर 2 अभिजनवादी सिद्धांत, पॉइंट नंबर 3 बहुलवादी सिद्धांत। इसके अलावा जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है मार्क्सवादी सिद्धांत, और जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है सहभागी सिद्धांत या सहभागिता सिद्धांत। तो आइए दोस्तों, अब हम इन सभी सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, पॉइंट नंबर 1 लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। दोस्तों, जहाँ तक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत का सवाल है, तो दोस्तों इस सिद्धांत का उदय या विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। उदारवाद के अनुरूप ही यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक रहा।
उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, समान न्याय और मौलिक अधिकार आदि बातों पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, हमारे लिए यहाँ पर एक बात जानना बहुत आवश्यक है कि 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत का 3 धाराओं में विकास हुआ, जैसा कि डिस्प्ले में भी दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 1, लोकतंत्र का पुरातन उदारवादी सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जॉन लॉक के चिंतन से ही इस सिद्धांत का विकास होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शासन का आधार जनता की सहमति है और सरकार एक संस्था है जिसकी स्थापना निश्चित उद्देश्यों के लिए की गई है। यदि इन उद्देश्यों की पूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती है तो जनता को क्रांति करने का अधिकार है। इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख समर्थक बेंथम, जे.एस. मिल, मैडिसन आदि हैं। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र का अभिजनवादी या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक पेरेटो, मॉस्का, मिचेल्स, शुम्पीटर, रॉबर्ट डाल आदि हैं। दोस्तों, यह सिद्धांत पुरातन उदारवादी सिद्धांत को अव्यावहारिक मानते हुए यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शासक और शासित 2 वर्ग होते हैं। शासक वर्ग हमेशा अल्पसंख्यक या अभिजन होता है और राज्य की राजनीतिक सत्ता इसी में निहित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जनता की सरकार एक कल्पना मात्र है। प्रभावशाली जनमत की अवधारणा अव्यावहारिक है। यह शासन में जनता की सहभागिता के विरुद्ध है। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट को समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विकसित हुआ। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक बेंटले और लॉस्की हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के सभी समूहों को राजनीतिक शक्ति और सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए और नीति निर्माण में सभी संगठित समूहों का हाथ होना चाहिए। राज्य ही सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। दोस्तों, जहां तक लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का सवाल है, तो दोस्तों मार्क्सवादियों का यह विचार है कि पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकार सही अर्थ में आम जनता के पास ना होकर सिर्फ साधन संपन्न वर्ग के हाथों में होते हैं। इसलिए वे एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं जो जनता का लोकतंत्र हो। मार्क्सवादी लोकतंत्र में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व को समाप्त करके और सर्वहारा वर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के बाद समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। दोस्तों, अभी हमने लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा 2 लाइन में या 4 लाइन में अपने असाइनमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ डायग्राम बना सकते हैं, आपको मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लोकतंत्र का सहभागी सिद्धांत या लोकतंत्र का सहभागिता सिद्धांत, इसे हमें अपने असाइनमेंट के अंतर्गत विस्तार से वर्णन करना होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम पॉइंट नंबर 5, लोकतंत्र का सहभागी सिद्धांत, जिसे हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जहां तक सहभागी लोकतंत्र का सवाल है, सहभागिता लोकतंत्र का मूल तत्व है, लेकिन विशेष रूप से पूंजीवादी लोकतंत्रों में सहभागिता मात्र चुनावों तक ही सीमित रहती है। लोकतंत्र का सहभागिता सिद्धांत संवर्धित भागीदारी को एक आदर्श मानता है और आवश्यकता भी। इस सिद्धांत का विकास सन 1980 के दशक में हुआ। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कैरोल पैटमैन और मैकफरसन हैं। दोस्तों, अब हम सहभागी लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों,
सहभागी लोकतंत्र के समर्थकों का यह विश्वास है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का इस तरह से विकेंद्रीकरण किया जाए जिससे कि उन निर्णयों से प्रभावित होने वाले लोगों तक नीति निर्धारण किया जा सके। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 को समझने के बाद अब हम पॉइंट नंबर 2 को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, नीति निर्धारण में सामान्य जनता की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी होनी चाहिए। सहभागिता लोकतंत्र के समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ प्रत्येक व्यक्ति की समान सहभागिता है, ना कि मात्र सरकार को स्थायी बनाए रखना, जैसा कि अभिजनवादी अथवा बहुलवादी सिद्धांतकार मान लेते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट को समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। सच्चे अथवा वास्तविक लोकतंत्र का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब नागरिक राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हों और सामूहिक समस्याओं में निरंतर रुचि लेते रहें। पॉइंट नंबर 4, सक्रिय सहभागिता इसलिए आवश्यक है ताकि समाज की प्रमुख संस्थाओं का पर्याप्त विनिमय यानी कि एक्सचेंज हो सके और राजनीतिक दलों में अधिक खुलापन और उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो सके। तो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट को समझने के बाद अब हम फिफ्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, सहभागिता लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के अनुसार यदि नीतिगत निर्णय लेने का दायित्व केवल अभिजन वर्ग तक सीमित रहता है, कहने का तात्पर्य यह है कि समाज के उच्च वर्ग तक सीमित रहता है, तो उससे लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बाधित होता है। इसलिए वे इसमें आम आदमी की सहभागिता की वकालत करते हैं। दोस्तों, एट लास्ट पॉइंट नंबर 6, सहभागी लोकतंत्र के समर्थकों का यह विचार है कि यदि लोकतांत्रिक अधिकार कागज के पन्नों अथवा संविधान के अनुच्छेदों तक सीमित रहेंगे तो उन अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामान्य लोगों द्वारा उन अधिकारों का उपभोग किया जाना आवश्यक है, लेकिन यह उपभोग भी तभी संभव है जबकि व्यक्ति स्वतंत्र और समान हो। तो दोस्तों, सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि सहभागी लोकतंत्र का सिद्धांत राज्य के लोकतांत्रिकरण पर अधिक बल देता है, जिसमें महिलाओं, पर्यावरणीय समूहों, विभिन्न प्रकार के व्यापार समूहों को शामिल करने की बात पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा सहभागी लोकतंत्र के बारे में आपको जो कुछ भी समझाया गया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से इस टॉपिक पर असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है और विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र के बारे में क्या विचार दिए हैं, इसके बारे में जानने के लिए और समझने के लिए आपको मैंने अभी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।